तो हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो जी हाँ, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा काम करेंगे ना, जो आपने साल भर मैथ्स को पढ़ा है, आपने ईयर लॉन्ग जो मैथ्स पढ़ी है ना, उस चीज़ को आज एनालाइज करके हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ को इस एक वीडियो में रिवाइज करेंगे। और इस एक वीडियो की जो ये स्क्रीन है ना, जो मैंने जिस पे पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए खजाना है। फार्मूला शीट आपके लिए बन के रेडी हो जाएगी। तो वीडियो को भूल के छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करिएगा, मैं कहूँगा आपसे। शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, रिवीजन हम करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक फार्मूलाज का रिवीजन करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने गिव अवे सीरीज़ निकाल दी है। हम किन्हीं 5 ऐसे बच्चों को बुक्स देने वाले हैं। कौन सी बुक्स मैं बताऊंगा। बुक्स देने वाले हैं, सैम्पल पेपर वाले बुक्स देने वाले हैं, जिनको नीड है, जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते ना, प्लीज़ वही कहना, प्लीज़ वही कमेंट करना। जिनको नीड है, उन्हें 2 विनर्स हमारे ऑलरेडी मिल चुके हैं। हमारे जो 2 विनर्स थे वो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, और 3 विनर्स की इंतज़ार है। तो जल्दी से अगर आपको नीड है तो इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। फर्स्ट कमेंट, 10th कमेंट, 50th कमेंट, ऐसे हम विनर्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे। और गिव अवे अपनी लास्ट ऑफ दिसंबर तक हो जाएगी। बुक्स कौन सी अपनी देने वाले हैं अपन, तो बुक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बुक्स 3 बुक्स में आपकी चॉइस है, जो बुक्स आप कहें। पहली बुक मेरी अपनी बुक, जो मैंने लिखी हुई है, एसएसटी के लिए है। मेरी अपनी बुक में क्या क्या है, तो मेरी अपनी बुक में क्या क्या है, उसमें आपको मैं बता दूं। मेरी अपनी बुक में भी क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, इस साल का सीबीएसई का सैम्पल पेपर मिल जाएगा, 2 और सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, मैप्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कार्टून्स मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स के आपको डेट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री के टू डू लिस्ट मिल जाएंगे, की पॉइंट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो मत भूलिएगा, अगर आपको ये बुक चाहिए, एक ही बुक में हर एक चीज़ मिल जाने वाली है, एसएसटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये कह सकते हैं। अदरवाइज अभी बात करेंगे क्राइटेरिया सुनने से पहले पहले बुक्स देख लीजिए। एडुकार्ट की बुक चाहिए तो भी बोल दीजिएगा, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर एडुकार्ट नहीं चाहिए, ओसवाल चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एंड अगर मेरी बुक चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, क्राइटेरियाज क्या क्या है। सिंपल क्राइटेरिया है, फर्स्ट गिव अवे होगा 500 सब्सक्राइबर पर। कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, 500 सब्सक्राइबर होते ही पहला गिव अवे, 600 होते ही दूसरा गिव अवे, 700 होते ही तीसरा गिव अवे, 800 होते ही चौथा गिव अवे, 1K होते ही पांचवा गिव अवे। ये हमारी सिंपल सीधी सी क्राइटेरिया है। जो भी हमारे विनर्स हमें मिल रहे हैं, ऑन द स्पॉट हम उन्हें कमेंट कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि यू आर द विनर। एंड आपका क्या काम है, आप बस एक छोटा सा कमेंट लीव कर दीजिए इस वीडियो पर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं वीडियो की। उससे पहले मैं क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया ना, अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर वेयर कर लो दोस्तों को अपने, वो भी थोड़ा दोस्त है तुम्हारे, तो शेयर वेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए, तो आज शुरू करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए, रियल नंबर्स जो हमारा पहला चैप्टर है। सिंपल वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया ना, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपके लिए एक रिवीजन की, एक आपके लिए एक, मतलब सब पढ़ लिया ना, समिंग अप, समरी, समझ पा रहे हो, वो है। और इस वीडियो को मैं 1 घंटे से लॉन्ग नहीं करूँगा, बहुत आसानी से अपन कवर करते करते हर एक चीज़ को चलेंगे। क्वेश्चंस इसमें नहीं सॉल्व करवाऊंगा, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बट ये जो है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अपने आपके रिवीजन के लिए। आपने एक बार इसे देख लिया, आप इसे सबको याद कर लिए, इसे समझ लिए, फिर क्वेश्चन पे कूदो ना। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्वेश्चन कूद के क्या करोगे। तो कॉन्सेप्ट आपने लॉन्ग लॉन्ग वीडियो में मैंने समझा रखा है, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, अब समिंग अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है, हमारा प्यारा सा चैप्टर रियल नंबर्स, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी सी हमारी प्यारी सी चैप्टर है। इससे पहले आइए रियल नंबर्स को शुरू करते हैं। रियल नंबर्स क्या है भैया, रियल नंबर से बहुत अच्छा सा चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमारे अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें पता चलता है। वो क्या है, कोई भी नंबर है, मतलब अगर मान के चलो 144 है, तो कोई भी नंबर है, वो उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिखा जा सकता है। कैसे, सपोज करना है इसको 2 × 2
144 को कर दो यार ना, तो क्या हो जाएगा 72। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये 2 से करोगे ऐसे, समझ पा रहे हो मेरी बात को। फिर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 36, फिर 2 से करोगे क्या आ जाएगा 18, फिर 2 से करोगे तो 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। मतलब कोई भी ऐसा नंबर हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको पता हो कैसे मैंने अभी 144 को किया, समझ गए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सपोज करिए एलसीएम निकालना है मुझे 6 का, मैं करूँगा 2 इंटू 3 प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, और 8 का निकालना है तो मैं करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसमें मैं बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ, इसमें जो भी अलग अलग नंबर्स है ना, कौन कौन अलग नंबर है, यहाँ 2 है और 3 है, यही तो अलग अलग नंबर्स है। तो 2 की हाईएस्ट पावर किस वाले में, यहाँ पे तो 2 की पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर ये है, तो 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 24। क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ के लिए कुछ बड़ा झोल नहीं करना आपको, एचसीएफ के लिए बस कॉमन ढूंढना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। तो मुझे यहाँ 2 कॉमन दिखा, तो मैंने कहा इसका एचसीएफ 2 होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट कैन नेवर एंड विद जीरो। सपोज करेगा 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद जीरो। चेक कर लेना, n की जगह 1 रख के 6 पावर 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 टू पावर 2 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो दिस कैन नेवर एंड विथ डिजिट जीरो। तो ऐसे एक क्वेश्चन आता है। और उसके बाद प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, थोड़ी तेज तेज में जा रहा हूँ, बट प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी अपनी जो है प्रूफ है, क्या है, तो इसमें सिंपल चीज़ है, आपको दे देगा ये कन्फर्म है, मैं यहाँ लीक कर दे रहा हूँ, पेपर को आना ही आना है। प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, या फिर प्रूफ दैट 5 माइनस √3 ऐसे कुछ आ जाएगा इज इरेशनल। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, आज मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो चलिए फिर, अब प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल आपको करना था, बहुत अच्छी सी चीज़ थी, कुछ नहीं था इसमें। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हम चीज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के मदद से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मान लिया कि √3 रैशनल है, हाँ √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, मानता हूँ। मान लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है, और मानने के बाद अगर √3 एक रैशनल है तो √3 की वैल्यू p/q होगी, जहाँ p और q के कोई भी वो नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, कॉमन फैक्टर। तो अब दोनों का स्क्वायर कर देते थे तो क्या हो जाता था 3 = p²/q²। ऐसे करके हमें देखता था 3/q²। याद आ रहा है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए करवाने रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस तरह से √3, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, है ना। लास्ट में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम लिखते थे, या तो मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनना, क्या क्या लाइन थी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन that √3 is rational number. It means that √3 is irrational. तो ये एक लास्ट में पॉइंट थे। अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल्स में फॉर्मूले कुछ नहीं है 2-3 फॉर्मूले हैं। देखो सपोज करना एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस में 3y है ना इक्वल टू 4। ये एक पॉलिनोमियल है, सपोज करो पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का यहाँ भी एक काम करो, x ही कर दो। इस पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं ना, दो ही कंसेप्ट, देखो ग्राफ वाला एक कंसेप्ट, वो मैं पहले आपको बता दूं। पहली बात तो ग्राफ है, ऐसे ग्राफ दे देते हैं आपको, अब बोलते हैं ऐसे है, तो बताओ कितने जीरोज हैं। जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा ना उतने जीरोज होंगे, याद रखना। जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोज होंगे, यानी यहाँ 4 जीरोज होंगे। अब एक सपोज पॉलिनोमियल है 2x² - 4x प्लस में 2, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, इस और इसको स्प्लिट करते थे 2 भाग में, मतलब इसको पहले इनटू करते थे। देखो मैं बताऊँ आपको, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करते थे, क्या आया 4 आया। आप कोई ऐसा नंबर खोजते थे जिसको प्लस या माइनस करने पे तो ये आए, बट इनटू करने पे आपका 4 आए, ये आए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो। फैक्टराइजेशन मेथड आई होप आपको पता होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात पता होगी।
चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट जो हमारा बात है, नेक्स्ट क्या है, अब देखो, अब कोई इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस में 6, ऐसे कुछ था, ठीक है ना, 2x कर देते हैं, चलिए ऐसे कुछ था सपोज करिए। तो इसमें अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, याद रखना, बीटा गामा जो भी रखना रखो, बट अल्फा बीटा रूट्स होते हैं। क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया है तो अल्फा बीटा ही करोगे। तो अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जहाँ बी क्या है, बी ये है। एक्स, पहले वाले एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना, पहले वाले एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, दूसरे वाले एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, और तीसरा वाला जो अलग अपना कांस्टेंट है उसका क्या है, वो क्या है, सी है। तो अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है तो क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई ए। इस केस में माइनस ऑफ माइनस टू यानी कि 4/2 माइनस बी बाई ए, 4/2 कटेगा 2। अल्फा इंटू बीटा इस केस में क्या होगा, बोलो ध्यान से बोलो, 6/2 होगा, 6/2 होगा, हाँ, तो 6/2 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ऐसे आ जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि बताओ भाई, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमने रूट दे दिया है, मतलब फैक्टराइजेशन, बस इक्वेशन दिया है, तुम्हें फैक्टराइजेशन करके रूट पता करना, बोलेगा कि इसका तुम रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड, है ना, सेटिस्फाई करके दिखाओ। तो पहले क्या करोगे, पहले आप करोगे वेरिफिकेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करोगे, 2 रूट्स आ जाएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे, उन दोनों रूट्स को प्लस करके एक आंसर लाओगे, उन दोनों रूट्स को इंटू करके एक आंसर लाओगे। अब इसे तुम चेक करोगे फॉर्मूला से, कैसे, अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी बाई ए से, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से। अगर ये इस वाले की इक्वल आ गया और ये वाला इस वाले की इक्वल आ गया, बस वेरीफाइड, वेरीफाइड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि ऐसा होता है कि सपोज करना -2, एक ना क्या है, जीरोज हैं एक पॉलिनोमियल के। अब तुम क्या करो ना, तुम एक वो पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखा दो, तो उसका इसका जो जो उसका क्या होता है, अपन उसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसे अपन क्या कहते हैं, अपन उसे कहते हैं फॉर्मूला। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है x² माइनस एस एक्स प्लस में p। s क्या है, s है सम ऑफ रूट्स, p है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस केस में जो यहाँ पे हमें दिया हुआ था, इस केस में -2, रूट्स थे, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, -2 प्लस में 2, 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, बोलो बहुत ध्यान से दोनों, -4, ठीक है, -4। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो x² माइनस 0x तो खत्म ही हो जाएगा, तो ठीक है, x² प्लस में -4x था, तो x² प्लस में -4, यानी x² -4 इसका पॉलिनोमियल है, x² -4 इसका पॉलिनोमियल है। समझ पाए बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन एक आते हैं। अब ऐसे जो है आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें बस एक आपको ग्राफ से समझनी होगी चीज़ों को, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन का आपको क्या निकालना रहेगा, उस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा, या फिर उस इक्वेशन को आपको 3 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आपको पता ही होगा ग्राफिकल मेथड, कोई भी एक इक्वेशन है कि 2x प्लस में y की जो वैल्यू है वो 3 है, तो इसमें x और y 2 वैल्यू पुट करके निकाल लो। एक और इक्वेशन होगी x और y 2 वैल्यू पुट करके निकाल के ग्राफ पे प्लॉट कर दो। तो ये तो एक ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या, पहला इक्वेशन थी 2x प्लस में y = 3, यहाँ से y की वैल्यू क्या लेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2x। तो y की वैल्यू या x की वैल्यू पहले इक्वेशन से उठाया, दूसरे में पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ पाए। और एलिमिनेशन क्या था, एलिमिनेशन ऐसा सपोज करो, ऐसा है 3 है, और एक इक्वेशन है 2x प्लस में 2y की वैल्यू 6 है। तो इसको एलिमिनेट करके कैसे, ये दोनों सेम सेम है, यहाँ पे माइनस प्लस कट गया, इधर माइनस, तो माइनस का y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस लगेगा तो -3, तो y की वैल्यू 3।
तो y इसमें पुट करके x निकालोगे। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लॉन्ग वीडियो देखी होगी, रिवीजन करने आया हो, मुझे पता है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत सिंपल चीज़ क्या है। अब बहुत सिंपल चीज़ ये है कि कुछ देखो होता है, जैसे मान के चलो अगर कोई सॉल्यूशन दिया, कोई इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आपको कहता है ना कि इसके क्या है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है। इसका मतलब ये समझ जाना ना, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके एक यूनिक रूट्स है, एक ही रूट है, एक ही, और वो यूनिक एक ही रूट है। समझ पाए? और अगर वो कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक पे एक चढ़ी हुई लाइन बनाता है तो इन्फिनिटी रूट्स है, जितने रूट्स चाहो उतने रूट्स मिलेंगे। और अगर वो इक्वेशन पैरेलल लाइंस बनाता है ना ग्राफ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, जितनी बार टच करेगा, एक बार टच करा एक रूट्स, कोइंसिडेंट है 100 बार टच कर रहा है, जितना रूट्स चाहो उतना रूट्स, ठीक है। और पैरेलल है, टच ही नहीं कर रहा, नो रूट्स। समझ पाए? अब देखो कोई इक्वेशन दिया, अगर उससे पूछे ना कि मतलब 2x प्लस में y की जो वैल्यू है 3 है और 2x प्लस में 2y की जो वैल्यू है 6 है, ये इक्वेशन दिया, सपोज करना। इसमें आपको पूछता क्या है, बहुत सिंपल चीज़ पूछती है कि आप बता दो ना, बहुत सिंपल चीज़ ये है कि आप बता दो कि इसमें क्या ये लाइंस है क्या। तो ऐसे देखो, अगर आपका लाइंस a1/a2 इक्वल नहीं होगा ना b1/b2 के, देखो ये a1 है, ये a2 है, ये c है, a1 b2 c2, a1 b2 c2, देखो ये a1 b2 c2, a1 b2 c2, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। समझ गए? समझ गया? समझने के लिए नहीं, ये रिवीजन है आपका उसमें। तो अगर नहीं इक्वल होगा, देख लो क्या 2/2 इक्वल है 1/2 के? नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है। और जैसे ही नहीं इक्वल है, आप क्या कह दोगे, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरी जान की इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और आप जान ही रहे हो इस चीज़ को अपन कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। अगर एक भी सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब वो कॉन्सिस्टेंट है। कोइंसिडेंट लाइंस भी कॉन्सिस्टेंट है, बट पैरेलल क्या है, नॉन कॉन्सिस्टेंट। ये भी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के भी इक्वल है, इसका मतलब है कि एक पे एक चढ़ी हुई लाइंस बनेंगी, एक पे एक चढ़ी हुई लाइंस बनेंगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और उसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है, इसे भी कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। अब अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं, इसका मतलब है पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशंस, इनकॉन्सिस्टेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये आपको इसमें याद रखना होता है मेजॉरिटी। फिर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, एज बेस्ड, ट्रेन वाले, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो डिलीट है, बट ठीक है, आएगा नहीं इस बार, है ना। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिलीट है, तो वो तो नहीं आएगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे से, मुझे आई होप समझ गए होगे। तो देखो, रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या समझ आया? अगर तुम पढ़ के आए हो ना, पक्का रिवाइज हुआ होगा बहुत झटके में, पूरी चीज़ें रिवाइज हुई होंगी। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में? फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ग्राफिकल मेथड है, हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, वो इस चैप्टर किस लिए बना, श्रीधराचार्य जी ने इस चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला बताने से पहले मैं बता दूं, जो भी इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसका इक्वेशन तुम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल पा रहे हो ना, तुम्हारा काम आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना ये फॉर्मूला दिया है। जो इक्वेशंस फैक्टराइजेशन से नहीं निकलते वो इससे निकलते हैं, और जो फैक्टराइजेशन से निकलते हैं वो भी इससे निकल जाते हैं। तो हर एक चीज़ का ये एक अखंड सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? उससे पहले तुम्हें जानना ही जरूरी होगा ना, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा ना जिसपे डिग्री 2 होगा, x² - 2x प्लस में 2, डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये जान जाना। अगर कोई बोल दिया कि इस इक्वेशन का तुम फैक्टराइजेशन करो, पता चले डिग्री 4 दिया हुआ है, तुम कर ही नहीं पा रहे, कैसे कर पाओगे? डिग्री 3 दिया, नहीं कर पाओगे। 2 है तो क्वाड्रेटिक है, बाकी 1 है तो 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक है।
फॉर्मूला क्या था, सपोज करना अपन मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लिख देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 3। तो इसको अगर जैसे अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें मतलब उन्होंने क्या बोला ना, पहले इसका डी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है रूट ओवर ऑफ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सब अब तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा, ये क्या है, सी क्या है, बी क्या है। यहाँ से निकाल लोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकाल लोगे 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3, 1 है तो 1 हो गया ही नहीं। तो क्या होगा 3 स्क्वायर यानी 9, 9 प्लस में बोलो, 9 प्लस में 12, बोलो 9 और 12 कितना होता है 21। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 21। इस तरह से तो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो फॉर्मूले में पुट करो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। हर जगह ये डिस्क्रिमिनेंट की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, समझ गया। इस पे पुट करोगे तो आपके दो रूट निकलेंगे, कैसे, दो एक ही तो मिला। अरे भाई एक बार यहाँ प्लस पुट करो, एक बार यहाँ माइनस पुट करो, देखो तो दो नहीं मिले तो कहना। समझ पाए मेरी बात को। अब देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है जीरो से, अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है जीरो से तो दो अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर है जीरो के तो आपको दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है इन केस जीरो से, माइनस में है इन केस, तो कोई भी रूट, कैसा भी रियल रूट नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा। याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स या फिर इक्वल रूट्स। आपको पता करना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तब आप वहाँ से सॉल्व कर पाओगे। समझ में आई क्या मेरी बात। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, एक फॉर्मूला था। इससे देखो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आज सच्चाई तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं। बड़े बड़े ट्रेन वाले, कार वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 1 मीटर में। अभी तुम्हारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन मैंने एनालाइज कर रखा है यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर रखा। सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है, इतना डेंजर क्वेश्चन आया ना, बच्चे डर गए। नहीं डरना है, क्वाड्रेटिक में प्रैक्टिस है, अभी रिवीजन करेंगे अपन तो सब और सीखेंगे। और मेरी अगर आपको नहीं समझ में आ रही, मेरी जाके आप वन शॉट भी देख सकते हो। समझ पाया मेरी बात को। अब देखिए, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा, आप पढ़ के आओ तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक प्रोग्रेशन जैसे 2 4 6 8 एट द रेट गोइंग ऑन अप टू n। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। हर एक पिछले वाले टर्म में से उसके हर एक अगले वाले टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करने पे वही सेम नंबर आए। यहाँ माइनस करके देख लो, 6 में से 4 करोगे 2 आएगा, 4 में से 2 करोगे 2 आएगा, 8 में से 6 करोगे 2 आएगा। तो हर एक अगले वाले टर्म में से अगला माइनस पिछला, अगले वाले टर्म में से माइनस करोगे पिछला वाला टर्म, डिस्क्रिमिनेंट सेम आना चाहिए, वो एपी होता है। क्वेश्चन में बोल दिया इस टर्म का फर्स्ट एसएन बताओ, फर्स्ट पॉजिटिव, मतलब इसका तुम क्या बताओ कि ऐड करके बताओ सम ऑफ टर्म्स। पता चले एपी है ही नहीं, तुम चेक ही नहीं कर रहे, ऐसे ऐड करके आ गए। ऐसे 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 थोड़ी ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं। सपोज करना 2 4 6 8 अब टू n तक जा रहा था। मुझे इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म को अपन कहते हैं ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस में डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस में 2d, और ऐसे ही फोर्थ टर्म ए प्लस में 3d।
तो तुम एक चीज़ यहाँ गौर किए, तुम एक चीज़ यहाँ पे गौर किए, जो टर्म है ना, सपोज करना कि फोर्थ टर्म था, तो फोर्थ टर्म था तो हम क्या लिख रहे थे, ए प्लस में 3D, ए प्लस में 3D। क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस में 4 - 1 × D? बिल्कुल लिख सकता हूँ, वो भी ए प्लस में 3 होगा। मतलब जो टर्म है ना, इस टर्म के एक पहले वाला टर्म हम ए प्लस में लिख रहे हैं, देख रहे हो तुम, ए प्लस में 3D फोर्थ टर्म है। सर थर्ड टर्म को क्या लिखा हमने, ए प्लस में 2D, समझ पाए। तो nth टर्म, जो इसका nth टर्म होगा ना, मुझे नहीं पता, उसको अपन लिखेंगे ए प्लस में n - 1 × D। सहमत हो, सहमत हो, सहमत हो, सहमत हो इस फॉर्मूले से, हो ना सहमत? बिल्कुल। चलिए, इससे अपन किसी ही भी एपी का कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई एपी है, उसका कोई भी टर्म आ गया, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। समझ पाए मेरी बात को? अब देखो, अब नेक्स्ट जो सम वो आ जाता है ना कि सम ऑफ टर्म्स, मतलब सपोज करना 2, 6, 4, 8 अप टू सो ऑन एपी थी, तो इसका सारे टर्म्स का सम, मतलब 4 ही टर्म है अगर मान के चलो, तो 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, सम ऑफ टर्म्स 20 हो गया। ऐसे तो गिन लोगे, टर्म्स पता ही नहीं है कितने हैं, गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे, उसके लिए फॉर्मूला है। तो सम ऑफ टर्म्स अगर निकालना है, ऐसा ना अगर निकालना है, तो क्या होगा, n/2 × 2a प्लस में n - 1 × D। इतना तो तुम जानते ही हो, पहले से याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस n/2 × 2 याद करो। सॉरी, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। अगर इन केस अगर तुम लकी इंसान हो ना, अगर तुम इनकेस लकी इंसान हो, तुम्हें क्या आ जाएगा, ऐसे तुम्हें दे देगा कि लास्ट टर्म इस एपी का 4 है, फर्स्ट टर्म 0 है। अब पता लगाओ, तो अगर लास्ट टर्म दे दिया है ना, तो बहुत सिंपल है, क्या Sn हो जाएगा n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म a प्लस में l, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। और कई सारे फॉर्मूले से n × n प्लस में 1/n, एक फॉर्मूला है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की, वो सारे फॉर्मूले। अब समझ में आ गया इतना बात कैसे सम निकालते हैं वो सारी चीज़ें एपी का। अब देखो, एपी के जो चैप्टर ने एपी, इस चैप्टर से जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में आया है। तो मैं कहूँगा वो शीला वाला जो प्रैक्टिस करके आया है ना पेपर में, वो शीला वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। इस वीडियो को बनाने से पहले सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है मैंने, हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से तुम क्या करना, करके जाना। समझ पाए मेरी बात को? शीला वाला क्वेश्चन है और सारी कई सारे क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ एपी आर 900, मतलब 1000 के अंदर 7 के कितने मल्टीपल्स हैं, पता लगाओ। तो लास्ट टर्म निकालना होता है आपको, n निकालना होता है ना टर्म, तो वो भी आप निकाल लोगे। समझ पाए ना? इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मान के चलो, अगर आपको निकालना है 1000 के अंदर कितने 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 1000 से डिवाइड करोगे 7 को, तो क्या आएगा, करो जल्दी, 7 1 = 7, 3 0 आ जाएगा, 7 4 जा, तो क्या आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 0, फिर 7 2 = 14, तो 6 आ जाएगा। जो रिमाइंडर 6 बचेगा ना, उस नंबर को जिसके मल्टीपल्स निकालने हैं, जितने सपोज 1000 के अंदर 7 के मल्टीपल्स निकालना है, तो 7 के मल्टीपल्स आपको 1000 के अंदर निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप 7 से 1000 को डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बच गया, सपोज यहाँ रिमाइंडर मेरा 6 आया, तो 1000 में से 6 को माइनस कर दोगे। 1000 में से जैसे ही 6 को माइनस करोगे ना, आपका 994 आपका 7 का लास्ट वाला मल्टीपल मिल जाएगा आपको, उस एपी का लास्ट टर्म आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म तो जानते ही हो, सिंपल। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एपी एक आसान चैप्टर है, अपने आप में हार्ड चैप्टर भी है, तो उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दी, एक चीज़ को कंसेप्ट को बता दिया। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो इसमें एसन से क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट होता है, एन से आना इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए। समझ पा रहे हो तो मेरी बात को? तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखिए, अब हमारा जो नया चैप्टर है ट्राइंगल्स, देखिए 5 चैप्टर हमने खत्म कर लिए, अब हम अपने 6th चैप्टर पर मूव कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ एक चीज़, आइए मैं आपको बता दूँ, जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है ना हमारे चैनल का, जो हमारे चैनल का कम्युनिटी वाला सेक्शन है ना, वो आपके लिए खजाना है।
कहाँ है भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे लिए खजाना क्यों है, कम्युनिटी वाला सेक्शन में बताता हूँ क्यों नहीं खजाना है। क्योंकि उस कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं अब तुम्हारे लिए डाल चुका हूँ क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, PYQ सॉल्यूशन भी आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो भी PYQ आपको मिल रहे हैं कम्युनिटी वाले सेक्शन में, कोई लिंक कोई ब्राउज़र कहीं नहीं जाना है, YT पे ही कम्युनिटी वाले सेक्शन में PYQ आपको मिल जाने वाला रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कई हैं जो मान के चलिए आप सैम्पल पेपर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, सैम्पल पेपर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मान के अगर चले, तो वो कम्युनिटी वाले सेक्शन में उसका सैम्पल पेपर, मान के चलिए एडू कार्ड का आपको सैम्पल पेपर आपने अफोर्ड नहीं कर पाया, तो एडू कार्ड का आपको आप सैम्पल पेपर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो जो एडू कार्ड में सैम्पल पेपर है ना, वो सैम्पल पेपर कम्युनिटी वाले सेक्शन में उसकी फ़ोटो मैं दे दूंगा। सपोज करना सैम्पल पेपर नंबर 2 है, तो मैं उसकी फ़ोटो दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ये जो चैनल है यहाँ पर कोई भी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए ना, कोई भी प्रकार की हेल्प अगर चाहिए वो मिलेगी। यहाँ तक कि पेड हेल्प भी मैं दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ, मैं आपको बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरी अपनी बुक है, अगर वो आप लोग ख़रीदना चाहते हैं ना, पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करेंगे। अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं मेरे से, कमेंट में मेरे से बोलिए मैं बाई करना चाहता हूँ, आपसे मैं कांटेक्ट करूँगा। 255 रुपीज़ का एक छोटा सा प्राइस है, आप उससे बाई कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स जो चैप्टर है ना हमारा, ट्रायंगल्स के चैप्टर में हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ, क्या बोला मैंने, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्या प्रूफ, ट्रायंगल्स में बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने चैनल पे कराया हुआ है ट्रायंगल वाले चैप्टर में। ट्रायंगल वाला चैप्टर बहुत सुपर हिट चैप्टर था, 2.2 के लोगों ने देख रखा है, तो आप लोग भी जाके उसे देख सकते हो, उसे प्यार दे सकते हो और बीपीटी को सीख सकते हो, क्योंकि बीपीटी आना ही आना है, बीपीटी आएगा ही आएगा। या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी उतना नहीं आता बट आ सकता है, बीपीटी का आने का चांसेस ज़्यादा है, तो बीपीटी आप लोग देख सकते हो। ट्रायंगल्स में बीपीटी कहती क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो बीपीटी ये कहती है, अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये जो एक साइड है ना, वो एक साइड क्या है, पैरेलल है इस वाले साइड के, तो ये जो रेशियोज है ना, ये इक्वली बटेंगे। कैसे बटेंगे दिखाता हूँ, देखिए। सपोज करिएगा ये ट्रायंगल था ABCDE, ठीक है, तो AD अपॉन में DB जो होगा वो AE अपॉन में EC के इक्वल बटेगा। छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। इसे कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, आप भी लिख सकते हो, कुछ नहीं, आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप लिख सकते हो क्या, कि ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, यानी कि इसे आप लिख सकते हो AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा भी लिख सकते हो, वो आपको पता होगा, ये BPT कहती है, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समझ पाए, जिसे कई लोग मतलब बुक में भी लिखा हुआ है थेल्स थ्योरम, तो वो आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक मेन चैप्टर, अब इससे क्या आता है ना, इससे आपको क्वेश्चन आता है बीपीटी से, बीपीटी को प्रूफ करिए और ये पैरेलल है, ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है, तो ये क्या होगा बताइए। तो आप लोग फार्मूला पुट करके बता सकते हो, बहुत ही ईजी सी चीज़ है। सिमिलैरिटी, देखो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में या तो बीपीटी लगेगा या तो सिमिलैरिटी लगेगा। ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में या तो बीपीटी लगेगा या तो सिमिलैरिटी लगेगा। बीपीटी नहीं लग पा रहा है, इसका साफ ये मतलब है कि इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी लगेगा। सिमिलैरिटी नहीं लग पा रहा है, इसका साफ ये मतलब है कि इसमें बीपीटी लगेगा। ये पहले क्वेश्चन में देख लेना। सिमिलैरिटी क्या है, सपोज करना 2 ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी थी ना, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होती थी, कुछ साइड इक्वल होने चाहिए, बट अगर ये ट्रायंगल है ना, देखने में नहीं लग रहा बट सिमिलर है, अगर क्या केस कोई भी मतलब इसके 3-4 क्राइटेरिया, सबसे पहले एंगल क्राइटेरिया, तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये वाले के, ये एंगल इस वाले के इक्वल और ये एंगल इस वाले के इक्वल, तो क्या होगा, ए क्राइटेरिया आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। बट और एक आपके इजी करने के लिए आपका क्या हो गया, 2 ही एंगल अगर इक्वल हो गए ना, कोई भी 2 एंगल, सपोज करना ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल
और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो कोई भी दो एंगल भी अगर आपस में इक्वल हो गए तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एस क्राइटेरिया। क्या बोल दिया आपने ना, साइड 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 नहीं, वो साइड साइड इक्वल वाली बात नहीं है। ये सपोज करना ए बी सी और डी ई एफ था ना, तो साइड साइड क्राइटेरिया क्या कहती है कि ए बी अपॉन में डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन में ई एफ के, और वो इक्वल होगा ए सी अपॉन में डी एफ के। यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल नहीं होंगी। इक्वल है वो बात नहीं, वो कॉन्ग्रुएंसी है। इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। एस 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 क्राइटेरिया लग जाएगा। अगर एस 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 क्राइटेरिया के बाद एक और क्राइटेरिया क्या, एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस क्राइटेरिया क्या कहता है, चार क्राइटेरिया, ए एस 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 ए एस। एस ए एस में आपका ये वाला एंगल सपोज करना इसके इक्वल हो गया, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो दो साइड प्रोपोर्शनल उनके बीच का एंगल इक्वल, दो साइड प्रोपोर्शनल उनके बीच का एंगल इक्वल एस ए एस। समझ गए, दो साइड प्रोपोर्शनल उनके बीच का एंगल इक्वल एस ए एस, दो साइड प्रोपोर्शनल उनके बीच का एंगल इक्वल एस ए एस। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में या तो बीपीटी लगेगा या तो सिमिलैरिटी लगेगा, याद रखना, याद रखना। इसी के साथ साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल का कभी कोई आया था कि एरिया निकालो। इक्विलैटरल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे ना, याद रखोगे ना। ठीक है, चलिए 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 चलिए, तो ट्रायंगल्स का तो यही कॉन्सेप्ट है भाई साहब। और एक याद रखना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल को सटीक वे में लिखना। अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है ना, तो ए यहाँ लिखोगे, बी यहाँ लिखोगे। एक ही, जहाँ पहले ए है तो पहले बी होना चाहिए। एंगल सी एंगल डी के बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ लिखोगे, डी यहाँ लिखोगे। एंगल ई एंगल एफ के बराबर है ना, तो ई यहाँ लिखोगे, एफ यहाँ लिखोगे। ये भी याद रखना, ऐसे करना वरना काट देगा नंबर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मुझे आपके लिए ग्राफ लाना होगा। ग्राफ से मैं आपको बहुत ही इजीली समझा पाऊंगा। तो यहाँ मैं आपके लिए ग्राफ लेके आने वाला हूँ। ये देखिए, ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है दूसरा क्वाड्रेंट, ये है तीसरा क्वाड्रेंट, ये है चौथा क्वाड्रेंट। इतना तो आपको पता होगा, आई होप इतना आपको पता होगा। ये क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव। आई होप इतना आपको पता होगा। इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, इसे कहते हैं एब्सिसा। आई होप इसको इतना आपको पता होगा। ये है आपका ओरिजिन 0,0। आई होप इतना आपको पता होगा। अब सपोज करना यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है ना, वन शॉट में भी बताया था। तो अगर इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है भैया, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ये मत समझ लेना। ये मैं फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं लगेंगे, बाकी सब लग सकता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो ये है क्या, डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच का निकालने का। ये क्या है, सपोज करो ये क्या है 1,1 और ये है आपका 1 2 3 4 और 5 6 7 8, यानी 4,4 ये है। तो x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, ये डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे, फार्मूला सेक्शन होता है तो देखना ध्यान से। सपोज करना कोई एक लाइन है, ये सपोज करना, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम सपोज करना ये एक लाइन है, इस लाइन को कोई एक पॉइंट लाइन डिवाइड कर रही है। तो इसका आपको दे देगा क्या, इसका आपको दे देगा a,b, इसका आपको पता नहीं है x, y है। और इसका दे देगा एक यहाँ का कोऑर्डिनेट दे देगा, और यहाँ का आपको दे देगा कोऑर्डिनेट्स। और ये लाइन की मतलब दिखा देगा कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। आपको पता करना है इसका ये। तो ये पता करने के लिए ना, ये पता करने के लिए ना फॉर्मूला है सेक्शन वाला, m+m(x2) प्लस में n(x1) अपॉन m+n x के लिए, और m(y2) प्लस में n(y1)
अपॉन में m प्लस एन वाई के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका x होगा और ये वाला जो पार्ट है ना इसका y होगा। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं समझ में आएगा, शॉर्ट में समझा, अगर तुम पढ़ के आए हो तो तुम समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए मैं बना दूंगा कि 1 घंटे में सारा हो जाए। अरे जो पढ़ के आए उसके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ, नहीं पढ़ के आओ तो चले जाओ ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, एक बार याद रख लिए, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस एन, my2 प्लस में ny1 अपॉन m प्लस एन, आपका फॉर्मूला। अब देखिए अब क्या दे देता है, सपोज करिए इस चैप्टर में ऐसे भी कई बार दे देता है कि आपको भी डिस्टेंस निकालना है तो देगा ही, और साथ में दे देगा प्रूफ करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कोऑर्डिनेट दे देगा इसका, ये कोऑर्डिनेट ऐसे दे देगा। अब प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करोगे, सेटिस्फाई करा है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब राइट एंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला मतलब दो कोई भी साइड का डिस्टेंस निकालोगे, ये इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, दो कोई भी साइड का डिस्टेंस निकालोगे और इसका निकालोगे, अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ गया मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। उसी तरह का रेक्टेंगल बोलेगा तो दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे और अपोजिट साइड के होंगे, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, एक एंगल 90 डिग्री करा दोगे, काम बन जाएगा। स्क्वायर बोल देगा तो क्या चारों साइड इक्वल कर दोगे, स्क्वायर हो जाओगे, है ना। डायगोनल्स भी अपने इक्वल अमाउंट में बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके जानी पड़ेंगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया मतलब तीनों साइड इक्वल होंगे, बोलेगा कि ये कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा प्रूफ करो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल या फाइंड करो ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप इससे कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना छोटा सा चैप्टर था ना, कुछ नहीं था ना, और इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, सही में आते हैं। कैसे आएगा कि यहाँ पे मीना को बैठा देगा, यहाँ पे हीना को बैठा देगा, बोलेगा मीना अपना झंडा काट रही है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह यहाँ पे झंडा काट रहा है, यहाँ का डिस्टेंस बताओ, इनके बीच का ये डिस्टेंस बताओ लो, है ना। फिर क्या बताओ कि अगर मान के चलो यहाँ पे सोनू बैठ गया, सोनू इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर बताओ, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, बस केस बेस में दे दिया। समझ पा रहे हो, तो प्रैक्टिस करके जाना। आई होप अगर तुम पढ़ चुके होगे तो तुम प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, ऐसा नहीं है बहुत तुम समझदार हो, तुम बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो चीज़ों को, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अरे भैया ट्रिग्नोमेट्री, फाइनली ट्राइगोनोमेट्री। अच्छा याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री लिखते नहीं, ट्राइगोनोमेट्री होता है, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम इसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि आपको याद करने होंगे। कैसे है, देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाता हूँ, आइए चलिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो। इससे क्या होता है, जैसे अगर मान लो चलो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस एंगल को आप प्रेफरेंस लोगे ना, इस एंगल को अगर आप थीटा मानते हो ना, किसी भी एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो इसके जस्ट आगे वाला जो साइड होगा ना, जस्ट आगे वाला ये परपेंडिकुलर होगा आपके लिए, ठीक है ना। और 90 डिग्री जहाँ पर है ना, 90 डिग्री के जस्ट आगे वाला क्या होगा आपके लिए, हाइपोटेनस होगा, जो बटा बेस होगा। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। तो आप कुछ एंगल्स की कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। आइए उसको अपन पहले यहाँ पे लिखते हैं, देखिए पी बी पी एच एच बी, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिक भी निकाल दिया है, सारे कई लोगों ने निकाला है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर, या फिर आप कह सकते हो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब इसे क्या, इस टेबल से प्रॉफिट क्या है आपको, रियल प्रॉफिट में बताओ इस टेबल का, देखना ध्यान से। यहाँ लिख दो साइन थीटा, यहाँ लिख दो कॉस थीटा, यहाँ लिख दो टैन थीटा, यहाँ लिख दो कोसेक थीटा, यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो सेक थीटा, और यहाँ लिख दो कॉट थीटा। अब देखो जादू दिखाऊं मैं तुम्हें, फॉर्मूले इस टेबल से आपको याद हो गए। कैसे याद हो गए, साइन थीटा की वैल्यू होती है, देखना ध्यान से, साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब कोसेक थीटा क्या, तो नीचे से देखो एच अपॉन पी दिख रहा है नीचे से, हाँ, तो कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी। उसी तरह क्या, तो सेक थीटा होता है एच अपॉन बी।
उसी तरह कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए। अब जरा ध्यान से देखो और एनालाइज करके मुझे एक बात बताओ। क्या बात बतानी है मुझे आपको एनालाइज करके? बात ये बताना कि इसमें आपको साइन और कोसेक में कुछ रिलेशन दिखा क्या? साइन और कोसेक में हाँ बिल्कुल दिखा। क्या? साइन पी बाई एच, कोसेक एच बाई पी, यानी दोनों क्या है, दोनों रेसिप्रोकल है। तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, है ना, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन। इसी तरह कॉस और सेक है तो हम लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। इसी तरह टैन और कॉट है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन कॉट। टैन के लिए एक और फॉर्मूला है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। कैसे वो भी बता दूं, आ जाओ देखो। साइन क्या है, पी बाई एच अपॉन में कॉस क्या है, कॉस याद करो, बी बाई एच, एच से एच कटा, पी बाई बी। क्या पी बाई बी टैन है? बिल्कुल है, देखो पी बाई बी। तो टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। आई होप आप पढ़ के आए होगे ट्रिग्नोमेट्री, इतना आपको रिवीजन हो गया होगा। अब ये क्या है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बेसिक चीज़ है। इससे आ जाती है एंगल्स पे कुछ वैल्यूज़ हैं। अब वो आप देख लीजिए सबसे पहले, मतलब क्योंकि मैं फॉर्मूला आता नहीं आया हूँ तो ये आपको क्या हो गया, ये रेशियोज हो गए। इससे आपको याद रखना है, जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखिए, अब कुछ एंगल्स पे वैल्यू है एंगल्स पे। तो एंगल्स पे वैल्यू के लिए आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे 0 डिग्री लिख दो। सपोज मैं साइन की लिख रहा हूँ, बाकी आप लिखना। देखो साइन 0 डिग्री, यहाँ पहले मैं एंगल लिख दे रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये साइन के वैल्यूज़ हैं। अब अगर आपको कॉस के वैल्यूज़ निकालना है तो आप क्या करोगे, कॉस के वैल्यूज़ निकालो के लिए आप साइन के वैल्यूज़ को मतलब पलट दोगे, इधर से ऐसे ला दोगे। कैसे? तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 1 पलट दिया। और टैन की वैल्यू निकालने के लिए साइन बाई कॉस कर दोगे। साइन बाई कॉस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टैन 30 डिग्री बोलो, 2 से 2 कटेगा, 1/√3। टैन 45 डिग्री, √2 से √2 कटेगा 1। टैन 60 डिग्री, यहीं पे तुम्हारे सामने ये दिख रहा है ना, इससे काट दोगे √3। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? टैन 0 डिग्री क्या को बोलना, 0/1, 0/1 तो 0 होता है, 0 ही होता है। ये 0 होगा ना यहाँ पे, हाँ। अब देखो, एक तुम्हें यहाँ पे मैं बहुत ईमानदारी से बात बताने वाला हूँ। 1/0 क्या होता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? 1/0 होता क्या है? बेसिकली 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। इसी तरह tan 90 डिग्री की वैल्यू 1/0 नॉट डिफाइंड। इसी तरह अगर आपको कोसेक की वैल्यू लानी है तो 1/sin कर दो, 1/sin। जैसे कि यहाँ पे साइन 0 की डिग्री, साइन मान लो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसी तरह आपको क्या करना है, सेक का लाना है तो कॉस को उल्टा कर दो, 1/cos कर दो। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह कॉट का करना है तो क्या, टैन का उल्टा कर दो। समझ पाए? तो एंगल्स ऐसे आप निकाल सकते हो, आपको ट्रिक भी बता दिया। अब देखो, अब क्या रह रहा है, अब रह रहा है कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूले। तो क्या है फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह एक और चीज़ लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आके उसको उधर ले आके पलट पलट उतना जान रहे हो। नेक्स्ट जो है आपका कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, वो ये है, क्या है वो, कि यहाँ पे माइनस है दोनों में, बट यहाँ पे दोनों में क्या है, प्लस है। तो इसी के साथ अपनी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है। प्रूफ वाले क्वेश्चन देख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड बहुत सिंपल चैप्टर, देखो ये ग्राउंड है, ये है, ये है, हाँ ठीक है। तो ये जो लाइन आप सपोज करना यहाँ से खड़ा होकर आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल है,
तो आप जो देखे ना उस बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग सपोज खड़ी थी, उस बिल्डिंग को आपने जो देखा ना, वो जो आपने देखा वो क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस बिल्डिंग पे खड़ा व्यक्ति ने आपको अगर देखा ना उस हॉरिजॉन्टल से, उसके लिए तो ये जो हॉरिजॉन्टल है उसके लिए तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो उसके लिए ये क्या बना, एंगल ऑफ डेविएशन। और याद रखना एंगल ऑफ डेविएशन, डिप्रेशन, सॉरी डेविएशन नहीं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका चैप्टर है, कुछ नहीं है। और बाकी साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन जान ही रहे हो आप। काम खत्म, काम खत्म। इसमें क्या करते हो, वो स्टैन कॉट की वैल्यू यूज़ करते हैं पी बाई बी करके, और यहाँ का ये वाला डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ये वाली चीज़ें, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स, तो सर्कल्स में कुछ थ्योरम्स है जो कि मैं आपको चाहूँगा, बहुत मुझे पता है, मुझे पसंद है आपको बताना, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी थ्योरम्स है सर्कल्स में। चलिए, तो सर्कल्स अगर मैं बात करूँ ना सर्कल्स की, तो देखो ध्यान से, ये सर्कल है, ठीक है। इस ही सर्कल पे मैं सारे थ्योरम्स आपको बताने वाला हूँ, देखना ध्यान से। सपोज करने इसका सेंटर है, तो ये क्या, ये रेडियस है, जान रहे होगे। ये क्या, डायामीटर है, सेंटर को टच करके डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जान रहे होगे। ये क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है। अब बात करो ये क्या है, दो रेडियस ने मिला के ये क्या बनाया, ये है एक सेक्टर, इसे कहते हैं अपन, अरे तो ये तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, तो भी यहाँ बता दे रहा हूँ, ये क्या है, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन सेक्टर, इसे कहते हैं सेक्टर। और ये क्या है, इसे अपन, जो ये है ना हमारा, इसे कहते हैं अपन आर्क, इसे क्या कहते हैं, आर्क, इसे कहते हैं आर्क। समझ पाया मेरी बात को, ये हमारा आर्क होता है। अब देखो, इस सर्कल को एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन बाहरी वाली टच करके जा रही है ना, तो ये इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। दो पॉइंट पे टच करके गई उसे कहते हैं सीकेंट, है ना, बट एक पॉइंट पे टच करके गई तो टेंजेंट कहते हैं। और रेडियस थे टेंजेंट में जो जो ये एंगल बनता है ना, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं, और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है, याद रखना। एक अपना हो गया इसका क्या है, इसका वो भी है क्या, इसका प्रूफ भी है कि यहाँ से ऐसे ऐसे बना देते हैं अपन कहते हैं कि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब 90 डिग्री होगा, समझना। नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है, सपोज करना ये सर्कल है और यहाँ से ये किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए हैं, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। ये जो P है, सपोज PA और PB, तो दोनों PA इक्वल टू PB होता है। इसी वजह से यहाँ के ये वाले एंगल इसके इक्वल होते हैं, और यहाँ के ये वाले एंगल इसके इक्वल होते हैं। कैसे हमने किया, तो इसका प्रूफ हम करते हैं किससे, कॉन्ग्रुएंसी से। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा के कर दे। तो सर्कल में यही दोनों कॉन्सेप्ट है मेन। 9th के कुछ कॉन्सेप्ट थे आपको जैसे अगर जानने जरूरी है कि ये सर्कल है, तो सर्कल में क्या सेम ही सर्कल बनेगा 90 डिग्री हमेशा। फिर ऐसे है, तो अगर कोई मतलब ये सेगमेंट है, टेंजेंट से ऐसे कुछ एंगल बना रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस इक्वल होगा। ऐसे कई 9th के भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका एरिया जो सर्कल, जिसमें मैंने सेक्टर, आर्क, ये सारी चीज़ें बताई दी आपको। सेगमेंट क्या होता है, तो ये है आपका सेगमेंट, छोटा माइनर सेगमेंट, ये बड़ा मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है मेरी बात को, छोटा माइनर सेगमेंट, बड़ा मेजर सेगमेंट। अब अगर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है ना, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सब जान ही रहे हो। थीटा क्या है, तो थीटा देखो सर्कल का ये जो एंगल है ना, जो इस सेक्टर ने यहाँ बनाया है सेंटर पे, वो थीटा होता है। सपोज करो ये हो गया। अगर आर्क की लेंथ बतानी है, आर्क का एरिया कोई होता है, ये आर्क है, तो आर्क का एरिया कोई होता है, लेंथ होता है ना, तो आर्क की लेंथ बतानी है तो क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। और अब तुम दिमाग लगाओ, अगर मुझे इस सेगमेंट का, सपोज करना सर्कल है, ये है, इस सेगमेंट के एरिया निकालना हो तो क्या होगा, पूरे सेक्टर का एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल देंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल देंगे, तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। वो राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ पाए, ऐसे कर देते हैं हम। अब देखिए, तो ये तो हो गया ना, सेक्टर निकाल दिया हमने, निकाल दिया। वॉल क्लॉक वाली होती है, तो क्लॉक में सपोज करना, क्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं कई बार। ये क्लॉक ये है, इस क्लॉक ने क्या करा, घुमा। सपोज करना बोलता है 12 से 3 पे आया, कितना एंगल कवर किया पता तुम्हें चली जाएगा, कितना कवर किया, 90 डिग्री। हाँ, 360 कितना मिनट घुमा, देखो 15 मिनट। 5 मिनट में कितना एंगल करता है, 30 डिग्री करता है, यानी कितना 90 डिग्री करेगा, कितना बार में, इतने एरिया में 90। तो बस आपको इसकी लेंथ दे देगी, सुई की लेंथ दे देगी, ये एंगल आप निकाल लोगे इजीली, और बस पूछेगा कि कितना एरिया कवर करा, बता दोगे। अब
नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा बहुत ही सिंपल, चार्ज भी कम है, बट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अपने शेप्स है कुछ, जैसे आपको देखोगे क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का जो हमारा लैटरल सरफेस एरिया है ना, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB प्लस में BH, 2LBBH, ठीक है, नहीं 2 × L प्लस में B × H, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है लैटरल सरफेस एरिया का। अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल तो 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हुई है, जिस चीज़ को आप छू सकते हो ना बाहर से, वो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, तो 2LB। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्यूब, तो क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6A4A², कर्व होता है, टोटल होता है 6A², और क्या होता है, एक और होता है आपका उसे कहते हैं अपन बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं उसे, A³ इसी तरह आपका उसका भी होता है, कोन का होता है, कोन का CS से होता है πRL, कोन का TS से होता है πRL प्लस में 2πr, πRL प्लस में 2πr, कोन का वो भी होता है, कोन का क्या 1/3 × πr², क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है ना। इसी तरह से सिलेंडर का भी होता है, सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का अगर तुम बात करोगे तो सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, सिलेंडर का CS से होता है 2πrh, सिलेंडर का TS से क्या होता है, तो 2πrh प्लस में 2πr²। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। इसी तरह आपका स्फेयर भी होता है, इसी तरह आपका हेमिस्फेयर भी हो रहा होता है। फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, कॉम्बाइन कर देगा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे कौन चढ़ा हुआ है, अब तुम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दोगे तो पूरे का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। फॉर्मूला जो है अगर बनाना है तो चलो लॉन्ग वीडियो पे चले जाओ, यहाँ फॉर्मूला वीडियो मैं नहीं चाहता आपका फोकट का टाइम खराब हो, बस मुझे आपको समझाना था, इसमें कुछ उतना है नहीं। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन था जो कि डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि समीशन FI/XI अपॉन में समीशन FI, ये पहला फॉर्मूला होता है, पहला मेथड होता है। नेक्स्ट जो मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, वो क्या है, A प्लस में समीशन FI DI अपॉन में समीशन FI। DI क्या है, DI आप पढ़ रखा होगा तो जान ही रहे हो। नेक्स्ट है A प्लस में समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI इंटू H, ये थर्ड मेथड है। अब मीडियन क्या, मीडियन का एक जो फॉर्मूला है, मीडियन निकालना है तो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है एक बहुत अच्छी चीज़, तो उसको आपको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी में, जो फ्रीक्वेंसी में इसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर ऐसे प्लस करते 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 लिखते हैं, आपको याद होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में N/2 - CF अपॉन F इंटू H। मोड निकालने का क्या फॉर्मूला, मोड निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वो क्या है, मोड निकालने का फॉर्मूला आपका है L प्लस में F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो देखो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना हाईएस्ट वाली, वो F1 होगी, फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला 1 के ऊपर क्या होता है 0, तो F2 होगा, और उस फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा, ठीक है ना। तो F0 F2 F1, और इसी के जो F1 आपकी होगी, इसके जस्ट बगल वाला आपका लोअर लिमिट L होगा, क्लास की लोअर लिमिट। ग्रुप डेटा के बारे में बात करते हैं इस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में, आपको पता ही होगा। अब देखो होता है 3 मीडियन, नहीं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही सवालों में आपके काम आने वाला है, तो इसे आप मार्क करके रख लीजिए। इंपीरियल फॉर्मूला इसे कहते हैं हम, कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है, बस एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है कि इवेंट अपॉन क्या, जो भी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इवेंट चाहिए, इवेंट मतलब जो मुझे चाहिए, और अपॉन में एस क्या होता है, सैम्पल स्पेस, है ना। तो E/S फॉर्मूला है कि जो मुझे चाहिए अपॉन में जितने हैं टोटल आउटकम्स,
उससे आप प्रोबेबिलिटी का भी निकाल सकते हो। कार्ड्स में आपको पता है, फेस कार्ड, एस कार्ड, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। रेड होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है। स्पेड क्लब क्या होता है, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। डायमंड और हार्ट क्या होता है, ब्लू कार्ड्स, वो ये रेड कार्ड्स होते हैं, वो आपको पता होगा। और सिंपल चीज़ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। कितनी आसान थी, तो पूरी मैथ्स की अपन ने कर ली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो है हमारा जो सेशन था, फार्मूला वाला सेशन, वो सारे चैप्टर के फार्मूले धीरे एक एक करके हमने पूरे मैथ्स के 14 चैप्टर के फार्मूले एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है बहुत आसानी तरीके से। तो आपने अगर उस सारे चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपका जो है ये जो फॉर्मूले वाला रिवीजन है वो हो चुका है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गिव अवे के बारे में आप जान ही रहे हैं, आप बुक्स के बारे में जान ही रहे हैं। कोई भी बुक चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट आता है, आप लकी होते हैं, तो आपको विनर गेस किया जाएगा। हमारे 2 विनर ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, 3 विनर की इंतजार है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब पहला 500 सब्सक्राइबर पे पहला गिव अवे जाएगा, फिर नेक्स्ट 700 सब्सक्राइबर पे दूसरा गिव अवे जाएगा। इसी तरह से हम 5 गिव अवे करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। @nexttoppers.com को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्रिपरेशन के लिए डेट शीट आ चुकी है आपकी। फरवरी में एग्जाम है, 10 मार्च को मैथ का एग्जाम है, तो अपन रिविजन भी करेंगे। और PYQ चाहिए तो कम्युनिटी सेक्शन में घुस जाइएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।